यो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं बेटा। हिस्ट्री, एज यू नो, शेड्यूल इज ऑलरेडी गिवन टू यू पीपल ऑन पोर्टल पेजेस। और शेड्यूल कहता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इट इज हिस्ट्री इन जीएस फाउंडेशन बैच, एंड थर्सडे फ्राइडे पॉलिटी इन जीएस बैच। तो आज हिस्ट्री जहां छोड़ा था उससे आगे बढ़ना है। एंड यू नो दैट वाज मौर्य एम्पायर, एंड ड्यूरिंग मौर्य एम्पायर वी वर टॉक अबाउट फोकस्ड ऑन चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर. So there are some questions related to Chandragupta Maurya. We started. तो आज की तारीख हो गई बेटा 22 जून. जीएस हिस्ट्री. मौर्य एम्पायर. मौर्य एम्पायर में आपका चल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC से 298 BC. अब इसमें है आपका जो पॉइंट आउट होगा उस पर ध्यान देंगे. बेटा गौर फरमाएंगे जो मैं कहने जा रहा हूं. ये जो मैं लिखा हूं चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC से 298 BC, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. चंद्रगुप्त मौर्य का पिलर इंस्क्रिप्शन
स्तंभ लेख, दो स्तंभ लेखों की चर्चा है, एक महास्थानिक और एक महागौरा। महास्थानिक बंगाल में आज जगह है, महागौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जगह है। ये दोनों जो पिलर हैं, स्तंभ है, उस पर जो अभिलेख है वो अन्न दान से संबंधित है। अन्न दान का मतलब है अनाज बांटे गए ड्यूरिंग, ठीक है, 12 years फेमाइन, 12 वर्षीय अकाल मगध राज्य में। तो याद रखिएगा, तो याद रखना है 12 वर्षीय अकाल पड़ा था और ये अन्नदान से जुड़ा है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। अब इसको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेयर है और हाई लेवल पे ही क्वेश्चन आता है, कॉमन में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ को अगर ध्यान में लेकर के देखें तो भारतीय इतिहास का पहला शासक है जो अपने स्तंभ लेखों के माध्यम से, कुछ अभिलेख उसके आज मौजूद हैं, तो स्तंभ लेख लिखवाने वाला भारत का पहला सम्राट तो चंद्रगुप्त मौर्य है। और सवाल, सबसे ज्यादा स्तंभ लेख किसका? तो अशोक आएगा। तो ऐसे सवाल आएगा, दिमाग हमारा अशोक तक रुक जाता है कि अशोक ने बहुत सारे 14 स्तंभ लेख माइनर और 7 पिलर एडिक्ट्स जो है मेजर, जहां जहां गढ़वाए। सवाल है इसके भी 2 हैं, यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। तो इसके 2 अभिलेख किससे जुड़े हैं? तो 12 वर्ष का जो मगध में अकाल आया था जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे, उन त्रासदियों से निपटने के लिए महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य ने खुल करके दान पुण्य किया। और यहां पुण्य कमाने का इच्छा नहीं था, कहने का मतलब है मदद करना, तो अन्न का भी दान दिया गया। तो अन्न दान से संबंधित ये अभिलेख गोरखपुर में है और आज बंगाल में है। ऐसे 2 पिलर का जिक्र मिलता है और ये था, याद रखिएगा। अशोक के अलावे क्या कोई और भारत के इतिहास का राजा है जिसके स्तंभ लेख हैं? हाँ, यही एक है। बाकी पिलर एडिक्ट्स जल्दी नहीं किसी का मिलेगा। अशोक के पिलर पे ही समुद्रगुप्त का मिल जाएगा, जहांगीर का मिल जाएगा, पर उसका अलग से कोई पिलर नहीं मिलेगा। पिलर, स्तंभ, खंभा, पॉइंट क्लियर। अन्न से जुड़ा है, 12 वर्ष का काल है, पॉइंट। याद है ना, मैंने बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ाते हुए जैन धर्म के लिए कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया था 301 के आसपास। तो ये चीजें हैं। अब ये बात हो गई इसकी, यहां तक आप जान गए। अब अकाल पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूं अकाल पड़ेगा, तो इसका मतलब है पानी की दिक्कत। और पानी की दिक्कत तो भारत का वह क्षेत्र जो हमेशा पानी की दिक्कत में रहा है, जिसके लिए हमने सरदार सरोवर बांध बना के आज भी नर्मदा नदी पर हम सिंचाई व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर, शहरों को पानी, खेतों को पानी को सॉल्व करने के लिए हम देखिए नर्मदा नदी पर डैम बना के, सरदार सरोवर बांध बना करके पूरे साउथ ईस्ट गुजरात, सौराष्ट्र प्रदेश को पानी मुहैया करा रहे हैं। ये सौराष्ट्र आज ही नहीं, कई वर्षों से, 2000 से ज्यादा वर्षों से, लगभग 2500 वर्षों से वहां हमेशा पानी की किल्लत हो जाया करती थी और आज भी ऐसा ही है। तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ किया? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुजरात वाला पार्ट था, उस पार्ट का जो गवर्नर था, जो पुष्यगुप्त था, ये पुष्यगुप्त को उसने आदेश दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य के आधार पर पुष्यगुप्त ने इस काम को अंजाम दिया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण, ये मैं लिख रहा हूं।
बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर गुजरात का गवर्नर, जिसका नाम पुष्यगुप्त था, जो ग्रीक ओरिजिनिटी ग्रीक थी उसकी और इसके दरबार में काम करते थे, तो यूनानी था, ने उज्जयंत पर्वत पर, जो सौराष्ट्र क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी गुजरात वाला एरिया में था, सुदर्शन झील का निर्माण किया। स्रोत कैसे पता चला इस झील का? जूनागढ़ अभिलेख। अब समझिए मैं क्या कहा। आज के गुजरात के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र सौराष्ट्र क्षेत्र में उज्जयंत नामक पहाड़ी या पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया और करने का काम जो है उसने अपने गुजरात के यूनानी मूल के गवर्नर पुष्यगुप्त को सौंपा था। तो पुष्यगुप्त ने इस काम को पूरा किया। कहलाएगा ये क्या? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। किल्लत क्या थी? पानी का, अकाल का, पीने का प्रॉब्लम। तो यह इसका जीर्णोद्वार, मैंने क्या कहा बेटा, इसका रिनोवेशन वर्क इस सुदर्शन झील का गुप्त काल में भी होगा और उसका भी जिक्र हमारे आपके पास आएगा जब आगे बढ़ेंगे। तो ये याद रखना है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ किया? उज्जयंत पर्वत, सौराष्ट्र। किस गवर्नर ने किया ये काम उसका? तो यूनानी मूल का गवर्नर पुष्यगुप्त ने किया। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो अकाल भी आया, ये भी समझिए। अब हमने आपको पहले ही कहा था कि ये जो है अपना गद्दी त्याग करके फाइनली अपने आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु के साथ जो है दक्षिण भारत चला गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की बात करें। यहां तक तो समझ गए बेटा, मिटाया जा सकता है। तो आपने देखा, अब क्या मैं जस्ट 10-15 क्वेश्चन ऐसे चांट कर लेता हूं, उसको समझिए, ज्यादा नहीं, शॉर्टली। विश्व पुरुष कौटिल्य से उसका संबंध, कौटिल्य उसका क्या क्या था, सेल्यूकस से युद्ध, उसकी 4 बातें, फिर लकड़ी के महल में रहने वाला, विदेशी शक्तियों से मुक्तिदाता, सारे बॉडीगार्ड्स ओनली फीमेल, ये सब कॉमन है इसका। अंततः जैन धर्म के दिगंबर शाखा को अपनाया, आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु का साथ लिया और फिर उसके बाद दक्षिण भारत चला गया, जहां पर वो क्या कहते हैं 295 BC में खुद को, मृत्यु को प्राप्त किया, यानी संथारा प्राप्त किया। ठीक है, और आज ही देखिए संयोग, हमारी एक बहुत प्यारी विद्यार्थी है हमारी लता, ठीक है, प्रेमलता नाम है उनका, वो हिस्ट्री से ही मौर्य पे ही PhD की, गौतम बुद्धा पे PhD की है। और आज ही वो पोस्ट की थी कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जहाँ पर संथारा प्राप्त किया, वो जो श्रवण बेलगोला वाली पहाड़ी है चंद्रगिरी, उस पहाड़ी पर आज जैसे तैसे वो स्मारक पड़े हुए हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं है, ऐसे जिक्र हुआ है। तो देखिए जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कुछ न कुछ आपके आसपास घटता है और आप उसे रिलेट करते रहते हैं, तो याद रहता है। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में देख लिया, चाणक्य से उसका रिश्ता देख लिया, ठीक है, कौन सा धर्म अपनाया देख लिया, ये सब आपने देख लिया, गद्दी का उसने त्याग किया, ये भी आपने देखा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और फाइनली अब इसको जाने देते हैं। तो कुल मिलाकर के लास्ट जो मैं कर रहा हूं उसको 2 लाइन गौर से सुनिए। मगध में पड़े अकाल, 12 वर्ष के अकाल में इसने बहुत सारे अनाज गरीबों को, लोगों को, जनता को बांटे, वितरित किए, अनुदान दिए, जिसका जिक्र 2 स्तंभ अभिलेखों में मिलता है, महागौरा और महास्थानिक। ठीक है, दूसरा हमने ये कहा कि अंततः इसने अपने आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु के शरण में रहते हुए चला गया दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत के कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नाम के स्थान पर जो मैसूर में है, वहाँ पर इसने अपने प्राण त्याग दिए गुरु के साथ ही, अपनी इच्छा से, जिसे संथारा कहते हैं। अतः उसको चंद्रगिरी पर्वत कहा गया है।
तो सॉरी, उसे चंद्रगिरी पर्वत कहा गया है। श्रवणबेलगोला मैसूर में है, कर्नाटक में है। अर्थात कुल मिला के एक बात ये हुई, वह मौर्य वंश का राजा कौन था जो जैन धर्म के दिगंबर शाखा को अपनाया, तो यही है। एक और बात बनी कि कहते हैं कि वो अंततः ये देख लिया कि तलवार के बल पे कितना जीता जा सकता है, उसकी एक सीमा होती है, उसके बाद हम प्रेम भाव से ही रहते हैं। उसने तलवार का त्याग कर दिया, तलवार की नीति का त्याग किया, तभी ये धर्म अपना के बेटे बिंदुसार को दे दिया। जो भी है, उसने बचपन से बहुत युद्ध लड़ा, देखा, संघर्ष किया, तो स्वाभाविक है कि बहुत अर्ली एज में ही कुल मिलाकर अगर देखा जाए बेटा, तो 345 में उसका जन्म होता है BC और 295 में मृत्यु। सिर्फ 50 ईयर्स। मैं आपको 50 साल की उम्र में अभी भी पढ़ा रहा हूँ और 50 साल में से जितना काम करना था करके संन्यास ले लिया। समझ में आई बात हमारी? तो ये चीज़ है, मायने रखता है। जस्ट 50 ईयर्स अलाइव, तो ध्यान में रखना है बेटा। पॉइंट क्लियर? इन दैट रिस्पेक्ट हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत में दिगंबर जैन को या जैन धर्म को प्रसारित करने का काम किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ये सवाल आएगा, ये ध्यान में रखना है। अब यहां पर हम इसे रोकते हैं। अब हम इसके पुत्र बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टाइटल बदलेगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है किंग बिंदुसार। ठीक है, तो इसका कौन है? बिंदुसार। और इसकी टाइम 298 BC से 273 BC, ये टाइम है। इसका एक नाम है अब अगर नेम में इसके 2-3 नाम का जिक्र आता है। अमित्रोचेट्स आता है, अमित्रघात आता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है अमित्रघात, यानी जिसका कोई मित्र न हो। तो जिसका कोई शत्रु ना हो, ये भी नाम है इसका। इसके अलावे इसका नाम है इलेक्ट्रोकेट्स। ठीक है, और चलिए ये नाम। अब सवाल है इसके संदर्भ में, कहते हैं कि अब हम बात करने जा रहे हैं किंग बिंदुसार के बारे में। 298 BC 273 BC तक लगभग कितने साल बेटा? तो 27, और 27 में से आप 2 घटा दीजिए, 25 वर्ष शासन किया। इसके अदर नेम तो ग्रीक हिस्ट्री में इसका नाम अमित्रोचेट्स आया है, और अमित्रघात इसे संस्कृत में कहा गया। अमित्र
घात, जिसका कोई शत्रु ना हो। मतलब होता है बेटा नहीं, मित्र मतलब दोस्त, जो दोस्त नहीं है यानी क्या है फिर वो शत्रु है। घात क्लैश, मारना, यानी जो भी इसका शत्रु है सबका विनाश कर दिया। मतलब क्या निकला, अमित्र घात, इसका नाम है शत्रुओं का नाश करने वाला। सन 101 पुत्रों का संदर्भ है। सबसे बड़ा पुत्र सुसीम है, एक बेटा का नाम अशोक है, एक का नाम विताशोक है। तो हमने 100 में से, ठीक है, 3 बेटे का जिक्र किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1 मिनट। ठीक है बेटा, अब आ जाइए। ये देखा, तीसरा है आपका मदर। मदर के रूप में देखें तो अपनी मां इसकी कौन थी, दुर्धारा। तो दुर्धारा कहिए या दुर्धरा, एक ही बात है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ओके, तो ये याद रखना। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, इसकी पूरी स्टोरी हम लोग सुनेंगे। हमने बता दिया मां का नाम क्या, दुर्धरा। चलिए, पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 बीसी में गद्दी का त्याग करके तलवार बिंदुसार को देकर के दक्षिण भारत चला गया और वहीं पर इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया। अब बिंदुसार 298 बीसी में गद्दी नशीन हुआ और 273 बीसी तक गद्दी पर बैठा। इस प्रकार से कुल 25 वर्षों का शासन किया। बिंदुसार के संदर्भ में जो जिक्र आता है वो ये कि बिंदुसार के समय में जो यूनानी किंग था वह किसको पाटलिपुत्र में राजदूत बना करके भेजा। तो डायमैकस नाम का अब ग्रीक एम्बेसडर जो है पाटलिपुत्र यानी मगध राज्य में आता है रहने के लिए। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त के समय में ग्रीक एम्बेसडर कौन था, मेगास्थनीज, जिसने इंडिका लिखी, और इंडिया की बात हम बाद में करेंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि बिंदुसार के समय में कौन ग्रीक एम्बेसडर आया, डायमैकस आया। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अशोक के समय में कौन आएगा, डायनोसियस आएगा, देखेंगे। तो 3 ग्रीक एम्बेसडर आएगा, तीनों पीढ़ी में दरबार में आएगा। डिप्लोमैटिक रिलेशन। इधर से किसको भेजा इसका जिक्र कहीं नहीं है, तो ये ध्यान में रखें। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। बिंदुसार, यूनानी साहित्य में इसका नाम अमित्रोचेड्स या, ठीक है, जो भी कहिए, और जो आपका संस्कृत किताब है भारत के संदर्भ में वहां पर अमित्रघात, अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला, ये मतलब है। अब सवाल है, ये बहुत कम बोलता था तो इसको मितभाषी भी कहा गया है।
मितभाषी मतलब जो कम बोले, भाषा, मित मतलब कम, मित व्ययविता, याद आ गया। तो मितभाषी था, कम बोलता था। तो एक तो ये है। दूसरा है इसका दिव्य अवदान। देखा होगा, दिव्य अवदान पुस्तक है, अशोकावदान, दिव्य अवदान, कुणाला अवदान। तो दिव्य अवदान, अवदान मतलब होती है कहानी, दिव्य कहानी। तो दिव्य अवदान बौद्ध धर्म की जो पुस्तक है उसके अनुसार बिंदुसार के समय में उसके एक राज्य उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में सरकारी गवर्नर यानी गवर्नर के खिलाफ यानी अफसर के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया, और एक बार नहीं 2 बार विद्रोह किया, इसका जिक्र है। दूसरा, बिंदुसार के समय अशोक जो है वो उज्जैन यानी अवंती प्रांत का गवर्नर है, उज्जैन में रहता है। ठीक है, 2 चीजें आपके पास आ गई। एक हमारे तिब्बत के बौद्ध धर्म के आचार्य हुए तारानाथ, लामा तारानाथ, वो अपनी किताब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि बिंदुसार ने दक्षिण भारत का विजय किया, ऐसा लिखते हैं। दक्षिण भारत का विजय बिंदुसार ने किया। जबकि अगर हम यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो को माने तो स्ट्रैबो कहता है कि बिंदुसार ने नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का जो है विजय किया। तो 2 है, ऐसे ही पूछेगा। और ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। क्या बौद्ध इतिहासकार तारानाथ या तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार दक्षिण भारत का विजय का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? बिंदुसार को। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि स्ट्रैबो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 6 लाख फौज से पूरे भारत को रौंद डाला, ऐसा वो कहता है। तो चलिए आगे आते हैं। तो जरा अब देखिए हम क्या क्या बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं चीजों को, गौर से सुनिएगा। बिंदुसार के नाम के ऊपर आएगा। बिंदुसार की कई पत्नियों का जिक्र है, कुल 100, ठीक है, एक पुत्रों का जिक्र है 101। कौरव 100 भाई थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, इसके कितने हैं? 101। और इसमें जो जिक्र है कई पत्नियां थी उससे। सबसे बड़ा बेटा जो था वो सुसीम था, और जो अशोक और विताशोक है वो और दूसरी मां से था। अशोक और विताशोक दोनों सहोदर है, सह उदर, जिसका पेट वोम्ब एक हो। जैसे हम 9 भाई बहन हैं तो हम 9 भाई बहन एक मां से हुए तो सह उदर कहलाएंगे। ठीक वैसे ही देखिएगा तो वो जो है एक मां से थे, अशोक और विताशोक। अशोक बड़ा, विताशोक छोटा। एक्चुअली कहानी यह है कि बिंदुसार जो है कि कई पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी जो है, ठीक है, शुभाद्रांगी थी, और शुभाद्रांगी के साथ वो उतना जो है नहीं रहता था। तो शुभाद्रांगी दुखी रहती थी, लेकिन समय के साथ सोच आई होगी तो फिर उसके साथ रिलेशंस बने, तो शुभाद्रांगी को पुत्र नहीं था तो प्रेग्नेंट हुई और फिर अशोक पैदा हुआ। तो उसका नाम अशोक रखने के पीछे वही हुआ कि अब हमें शोक नहीं है, ये मतलब है। फिर उसके बाद दूसरा बेटा हुआ समय के साथ, तो उसका नाम रखा विताशोक। अब शोक बिल्कुल नहीं है, बीत गया। तो अशोक और विताशोक, बड़ा और छोटा, 2 सहोदर भाई हैं, दोनों की मां शुभाद्रांगी रही हैं। ये चीजें हैं। पॉइंट क्लियर? अब आइए, बिंदुसार की खुद मां क्या थी? दुर्धरा। अब बिंदुसार के देखें, बिंदुसार क्यों नाम है? सार का मतलब होता है पॉइजन और बिंदु का मतलब डॉट, स्मॉल, छोटा। बिंदुसार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य खाना खा रहा था और खाने में पॉइजन होता है, और अचानक उस समय कहीं किसी जरूरी विशेष कार्य से दूसरे कक्ष में चला गया, और कहते हैं संयोग ऐसा, अब राजा महाराजा का खाना तो घंटों चलता है, कि दुर्धरा जो थी वो आ गई चंद्रगुप्त के साथ, उसकी जो वाइफ थी, वो बैठ गई खाना खाने के लिए। तो पॉइजनेट फूड था तो उसे दिक्कत हो गया। वो 8 महीने की गर्भवती थी, तो बड़ी मुश्किल से बच्चे, चाणक्य का ऑर्डर था बच्चा बचना चाहिए, माँ अगर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती है तो दोनों केस में किसको बचाना है? बच्चे को। और आज भी दोनों केस में बच्चे को ही बचाने की कोशिश होती है जनरली, पुरानी जनरली। अब वो ख्याल नहीं है, ठीक है। पर चलिए, तो अंततः जो है कहते हैं पॉइजन थोड़ा बहुत सर्जरी करके ये बच्चा हुआ था बिंदुसार,
अंततः थोड़ा पॉइजन जो है सिर तक पहुंच गया, तो थोड़ा इसका हेड ब्लूइश था, इसलिए इसका नाम पड़ा बिंदुसार। पॉइंट क्लियर? तो बिंदुसार का जन्म, पत्नी, पुत्र, क्लियर। अब ध्यान देंगे तो दुर्धरा क्या माँ थी, और सुभद्रांगी जो है एक पत्नी का जिक्र जो है, तो वाइफ अगर हम दे रहे हैं तो सुभद्रांगी हो जाएगा। ठीक है। तो वाइफ है सुभद्रांगी, मदर ऑफ अशोका एंड विताशोका। चलिए अब आ जाइए। बिंदुसार, दक्षिण भारत के विजय का श्रेय जाता है, जाते। अब आते हैं बिंदुसार के समय में राज्य प्रांत, एक उत्तरापथ है जिसकी राजधानी तक्षशिला है, एक दक्षिणापथ है जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी, कर्नाटक का मैसूर वाला पार्ट है। तीसरा जो राज्य है पश्चिम में, जिसको कहते हैं अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन या उज्जयिनी थी। और खुद जो पूर्वी राज्य था एक उनका, जो राजधानी वाला राज्य है पाटलिपुत्र, उसका नाम था प्राशी। प्राशी का मतलब भी पूर्व होता है, तो प्राशी की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो ऑलरेडी कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर भी था। ठीक है, 4 राज्य। 5वां राज्य जो है वो अशोक के समय में होगा, अशोक के समय में बता अभी देता हूं। तो 5वां राज्य विल बी इन द टाइम ऑफ अशोका द ग्रेट, दैट इज कॉल्ड द कलिंग। और कलिंग की राजधानी तोशाली, तोशाली, कलिंग। और कलिंग यानी आज का ओडिशा। पॉइंट क्लियर? आइए, मौर्य काल में 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह हम देखेंगे। कितने बंदरगाह? 2 महत्वपूर्ण। एक पश्चिमी तट पर जिसको आप कहेंगे भरौच, भारूकक्ष, ठीक है ना ये, और गुजरात में है ये। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट बंदरगाह वो उड़ीसा के तट पर, जिसका नाम था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति इसलिए कि वहां उड़ीसा में उस बंदरगाह के आसपास सरसों की खेती बहुत होती, मस्टर्ड की। और शाम के वक्त में जो उसके जो कलर का रिएक्शंस होते थे, तो जो शाम का आसमान था वो भी थोड़ा कॉपर कलर में दिखाई देता था। ऐसा होता है कॉपर कलर में। तो ताम्र, ताम्र मतलब कॉपर, ताम्रलिप्ति माने एकदम कॉपर जैसा लगे ऐसा। तो उस बंदरगाह का नाम ताम्रलिप्ति था। पूर्व में था, ये बंगाल की खाड़ी में था, उड़ीसा के तट पे था, यानी कलिंग में था। और ये दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार के लिए, और भड़ौच अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप के साथ व्यापार के लिए खासकर जाना जाता। तो ऐसे बंदरगाह को लोग अपने कब्जे में करना चाहेगा कि नहीं, जो टोल टैक्स का इतना बड़ा साधन हो। तो यहां तो था, और कलिंग को कब्जे में लेगा तो अशोक लेगा ताम्रलिप्ति के लिए और भी रीजन के लिए। और कलिंग राज्य जो था वह हाथियों के लिए, फॉरेस्ट के लिए, लकड़ियों के लिए, हाथी दांत के लिए, और जो मैंने कहा क्या कहते हैं बंदरगाह के लिए बहुत चर्चे में था। तो इस पर कब्जे की बात सोचेगा। चलिए अब आते हैं बिंदुसार के समय में। हम देखें तो अशोक जो है वह अवंती राज्य का गवर्नर है और उज्जैन राजधानी में रहता है। वहीं पर रहते हुए हम देखते हैं कि वहां पर उसे बगल में एक छोटा सा बौद्ध मठ था, बौद्ध विहार। उस जगह का नाम आज है विदिशा। ठीक है, विदिशा बौद्ध विहार। तो विदिशा में जो बौद्ध विहार है वहां पर एक बौद्ध कन्या रहती थी, यानी किसी बौद्ध मठ में बौद्ध कन्या थी, एक लड़की थी, रहती थी, वयस्क थी, उसका नाम था श्रीदेवी। तो बौद्ध कन्या श्रीदेवी से कभी कोई वार्तालाप हुई हो, कभी ठहरा हो, कुछ बात हो, कहीं देखा हो, तो उससे मोहब्बत हो गई अशोक को जब वो गवर्नर था। तो अशोक ने जो है उस बौद्ध कन्या से शादी कर लिया। याद रहे, अशोक इस कन्या से शादी से पहले चंडाशोक के नाम से जाना जाता था। चंडाशोक का तात्पर्य समझते हैं ना, यानी क्रूवेल, क्रूवेल था बहुत। सारी लड़ाइयां लड़ने के लिए अशोक है। जैसे शाहजहां का बेटा औरंगजेब, दारा सिक्को एकदम सीधा साधा, ऐसे ही सुसिंग, और जैसे औरंगजेब वैसे ही यहां अशोक था। तो सारे तुरूप का पत्ता था
अशोक बिंदुसार का, ऐसे समझिए। तो चंडाशोक था। श्रीदेवी नाम की इस बौद्ध कन्या से मोहब्बत हुई, शादी किया। तो विदिशा की बौद्ध कन्या थी, शादी किया। समय के साथ बदलाव तो आएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अब इसी श्रीदेवी से अशोक को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होगी, 2 संतान। पुत्री का नाम होगा संघमित्रा, क्योंकि वो संघ में रहती थी, अब मित्रत्व व्यवहार था तो संघमित्रा। और दूसरा जो पुत्र हुआ उसका नाम महेंद्र। तो महेंद्र और संघमित्रा, जब अशोक राजा बनेगा तो इसी बेटा बेटी को बोधि वृक्ष, बोध गया का बोधि वृक्ष की टहनी लेके और बौद्ध धर्म के शांति के संदेश को लेकर के भेजेगा श्रीलंका, और श्रीलंका में वो राजा के पास जा करके राजा को दीक्षित करेगा। तो ये चीज है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। चलिए, जब उज्जैन का गवर्नर अशोक है तो याद रखिएगा, जो पश्चिमोत्तर राज था उत्तरापत, उसकी राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला में जन विद्रोह हो जाता है। यानी राजा के खिलाफ तो नहीं, वहां के गवर्नर के खिलाफ विद्रोह। तो ये जन विद्रोह कहलाएगा, पब्लिक इंसर्जेंसी, रिवोल्ट। इस जन विद्रोह को शांत करने के लिए जो बिंदुसार है अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। सुसीम असफल रहा। तब जो है अशोक को कहा, नाउ यू हैव टू गो। तो अशोक गया और वहां पर जा करके बिल्कुल जन विद्रोह को शांत करके वापस आ गया। तो शांत करके वापस आ गया, लेकिन उसके बाद फिर विद्रोह हो गए समय के साथ। अब जो है बिंदुसार ने अपने इस पुत्र अशोक को उज्जैन के गवर्नरशिप से ट्रांसफर करके अब तक्षशिला का गवर्नर बना दिया, यानी उत्तरापद का। तो तक्षशिला का गवर्नर बनाया और फिर इसने विद्रोह को शांत कर दिया। इसका मतलब हुआ ये कि बिंदुसार के समय अशोक कहां कहां का गवर्नर रह चुका था। तो क्या बोलेगा, अवंती यानी कि उज्जैन, उत्तरापद यानी कि तक्षशिला। तो 2-2 राज्य का गवर्नर रहा, बिल्कुल यही याद रखना है। अब सवाल है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में कितनी बार जन विद्रोह हुए? 2। दोनों बार किसने इसे शांत किया? अशोक ने। पहली बार इस जन विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? बड़े बेटे सुसीम को। क्या रिजल्ट रहा? असफल रहा। यह विद्रोह किसके खिलाफ था? तो वहां के स्थानीय गवर्नर के खिलाफ था। पॉइंट क्लियर? तो ये हो गया आपका। अब आइए, अब बिंदुसार के संदर्भ में और क्या, जैसा मैंने कहा कि उस टाइम यूनान का राजा था एंटीयोकस। ग्रीक किंग वॉज एंटीयोकस, पैरेलल ऑफ या काउंटर पार्ट ऑफ बिंदुसार। और एंटीयोकस को इसने एक पत्र लिखा, जो राजदूत आप भेज रहे हैं जिसका नाम डाइमेकस था, भेज रहे हैं, तो उसके साथ हमें सूखी अंजीर, एक फ्रूट होता है, तो सूखी अंजीर भेज दीजिए, हरी बोतल वाली शराब भेज दीजिए, और एक ग्रीक फिलोसोफर, यूनानी दार्शनिक भेज दीजिए। ये 3 बातों का पत्र में जिक्र किया था कि भेज दीजिए। वहां से याद रखिएगा, राजदूत बन करके तो आ गया डाइमेकस, पर साथ में लाया क्या? सूखी अंजीर और हरी बोतल वाली शराब भी लाया, और एक पत्र लाया जिसमें यह लिखा था, चूंकि दार्शनिक जो है स्वतंत्र जीवी है, फ्रीलांसर है, वो अपनी इच्छा से कहीं भी जाते और आते हैं, उन्हें जबरदस्ती कहीं बेचा खरीदा नहीं जाता और ना ही कहीं भेजा जा सकता है, इसलिए क्षमा प्रार्थी है। तो 2 चीजें आई, 1 चीजें नहीं आई, तो ये ध्यान में रखने की चीज है। अब अगले पॉइंट पर आइए। इधर से क्या बिंदुसार कुछ भेजा था अपने ननिहाल यूनान? तो हाँ, बिंदुसार ने जो भेजा था वो ये कहते हैं कि बाएं हाथ से तीर चलाने वाले एक लड़के को भेजा था, और वहां पिकॉक नहीं होता था तो यहां से मोर भेजा था, ऐसा जिक्र है। तो चलिए, बिंदुसार से ये भी जुड़े पहलू समाप्त हो गए। अब बिंदुसार के संदर्भ में और देखिए, बिंदुसार समय के साथ आजीवक संप्रदाय की शाखा को अपना लेता है, जीवन में मानने लगता है। देखिए, चंद्रगुप्त ने जो है हिंदू धर्म में रहते हुए क्या अपनाया? दिगंबर जैन धर्म को। इसने हिंदू का ही एक विशेष संप्रदाय था, आजीवक संप्रदाय,
उसको अपनाया। आजीवक संप्रदाय के ऋषि मुनि जो होते थे वह नग्ना अवस्था में रहकर तपस्यारत रहते थे, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि बिंदुसार ऐसा रहने लगा, पर उसकी फिलॉसफी को वो मानता था। जैसे हम भी बौद्ध की फिलॉसफी को मानते हैं, जैन की भी कुछ फिलॉसफी को मानते हैं, सनातन धर्म तो अपना है ही, उसकी फिलॉसफी तो मानते ही हैं। इस्लाम की कुछ बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, उसको भी मैं मानता हूँ। क्रिश्चियनिटी की कुछ बातें हैं, प्रेम स्नेह, उसको भी मैं मानता हूँ। और जरथ्रुस्ट जो जोरास्ट्रियन है, पारसी हैं, यहूदी हैं, सब धर्म सत्य पे ही आधारित है। भूगोल बदलने की वजह से कुछ चीज़ें छूट जाती है, कुछ नई अपनानी पड़ती है, और जो ये नहीं करते हैं वो थोड़ा रूढ़िवादी हो जाते हैं, और फिर उनको नए जीवन में नए तरीके में थोड़ा सामंजस्य, सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा दिक्कत होती है। पर सभी धर्म सत्य पर आधारित है, ये मेरा मानना है। चलिए, तो यही याद रखें। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को नाम लिया, तो एक तो ये पॉइंट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। तिब्बती इतिहासकार क्या कहता है? स्ट्रैबो क्या कहता है?
बेटा जो मैंने कहा वही लिखा है. According to Tibetan historian, South India victory done by Bindushar. But according to Greek historian Strabo, that's what done by Chandragupta Maurya with 6 lakhs cavalry. During Bindushar era, Ashoka remained governor of 2 provinces. One Avanti, capital Ujjain, second Takshila. During Bindushar era, 2-time public insurgency occurred at Takshashila that both suppressed by Ashoka. Clear है कहानी? Bindushar received Greek ambassador, ठीक है, Dimachus, that sent by Antiochus, Greek king. Bindushar requested through letter to Greek king to send dry anjir fruits, green bottle wine, and also a great Greek philosopher. But he received just 2 things, but not Greek philosopher. तो ये बात हो गई. And finally, जो अगला है बेटा, बेटा अब जो मैंने लिखा है वो ये है. At final stage, 11th hour, Bindushar adopted आजीवक धर्म philosophy. ठीक है. Bindusar declared his successor to his elder son Susin, but Ashoka challenged him to kill 99 brothers, Jain धर्म source के according, and to become Magad king, except Vitashoka. विताशोक को छोड़ दिया. During बिंदुसार एरा, अच्छा ये तो नीचे वाला है. तो बेटा मैंने ये कहा कि एट द 11th आवर इसने आजीवक संप्रदाय को अपना लिया. क्लियर. दूसरा मैंने ये कहा कि इसने अपने बड़े बेटे सुसीम को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया जब ये बिंदुसार बीमार रहने लगा. पर यह बात नागवार गुजरी किसको? अशोक को, यानी चंडाशोक को. उसका क्लियर कहना था, ऐसे समझिए या क्लियर समझिए ये कि सारे झंझट मोल कौन ले? चंडाशोक, अशोक. बदनाम कौन हो रहा है? चंडाशोक. सारा सिस्टम चंडाशोक पे चल रहा है. अपने दम पे तलवार पे ये सारा काम कर रहा है. तो सारे जो जनता के बीच में है, बदनाम कौन है?
अशोक, और गद्दी कौन लेगा? सुसीम। तो इसलिए जो है उसको बुरा लगा और उसने चैलेंज कर दिया, और इस चैलेंज में इसने खुद को पहले तो डिक्लेयर कर दिया कि आई एम द किंग। और कब? वही 273 में। और उसके बाद अपने भाइयों से युद्ध करने लगा और इसको बहुत साथ मिला। इसका एक मंत्री था राधा गुप्त, जो खूब साथ दिया इसका। और अंततः जो है जो भी है 99 भाइयों को मारा, सुसीम को भी मारा, अदर भाई को भी मारा, और तब जाके गद्दी ली। इसमें उसको 4 साल लगे। तभी जो है 273 में अशोक गद्दी पर तो आता है, पर विधिवत फॉर्मली राज्याभिषेक 269 में करता है। तो ये रीजन है। अब हम ये आपको बता रहे हैं कि एक तो अशोक हुआ 101 में, और एक विताशोक उसका भाई हुआ। तो 101 में 2 हटा दीजिए, एक खुद है एक भाई है विताशोक, तो बच गया कितना? 99। तो 99 का कत्ल किया। जैन धर्म ये कहता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो विताशोक है एक्चुअली वो पहले ही क्या बन चुका है? बौद्ध धर्मी और बौद्ध भिक्षु बन चुका है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये याद रखिए, बाकी सबका कत्लेआम करके गद्दी प्राप्त किया। तो बिंदुसार के ऊपर जो है ये सब कुछ प्रमुख सवाल हैं जो आपसे पूछता है। अब बात हम लोग करेंगे अशोक के ऊपर। तो बिंदुसार इतना है बेटा, इससे ज्यादा बिंदुसार। नाउ अशोक। अशोका दी ग्रेट। अशोका दी ग्रेट के संदर्भ में देखें तो समय 273 बीसी से 232 बीसी।
बेटा समझा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, इसको सुन लीजिए। अशोका द ग्रेट, टाइम 273 बीसी 232 बीसी, ये पूरा टाइम है, यानी 18 वर्ष और 23 वर्ष। 18 वर्ष और 23 वर्ष अगर देखा जाए तो कितना हुआ बेटा, जरा जोड़ के देखिए। तो 18 यहाँ है और 23 यहाँ है, तो लगभग 41 ईयर्स। तो लॉन्गेस्ट रूलिंग यही है, लॉन्गेस्ट रूलिंग, ठीक है, यानी ये लॉन्गेस्ट रूलिंग। वर्ष। एक सवाल आएगा, विधिवत राज्याभिषेक, फॉर्मली कोरोनेशन, तो 269 बीसी, 4 साल भाई से युद्ध लड़ रहा है, उसके बाद 269 में फॉर्मली विधिवत रूप से राज्याभिषेक किया। इसे चंडाशोक के नाम से जाना जाता है। जो हमारे 18 पुराण हैं उसमें कुछ पुराण मौर्य वंश से रिलेट हिस्ट्री है, तो पुराणों में इसे अशोक वर्धन दिया है। एंड दैट इज ए गुड क्वेश्चन। अपने अभिलेखों में इन हिज ओन इंस्क्रिप्शन किस नाम से जाना जाता है? देवान पियदस्सी। देवान पियदस्सी का मतलब है, ये जो है प्रकृत भाषा का शब्द है। अगर संस्कृत में बोलेंगे तो देवान प्रियदर्शी, र प्रियदर्शी, वैसे देवान पियदस्सी, तो देवान पियदस्सी यानी देवता का प्रिय। ये जनरली अभिलेखों में इसका नाम है, और कुछ अभिलेखों में अशोक, बट देर आर सम इंस्क्रिप्शन डायरेक्ट नेम इज अशोका, लाइक गुर्जरा अभिलेख इन मध्य प्रदेश, मशकी अभिलेख इन कर्नाटका, वेयर हिज नेम इज जस्ट अशोक। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब है अशोक की मां सुभद्रांगी मानी गई है। वाइफ, एक वाइफ का नाम है श्रीदेवी, और श्रीदेवी विदिशा की बौद्ध कन्या थी, लव मैरिज किया था। अब इससे 2 बच्चे हुए, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा हुई, जिसको श्रीलंका भेजेगा। दूसरी एक वाइफ का नाम आता है करुवकी, जो ये कलिंग से जीत कर लाएगा, तो करुवकी इसके साथ आएगी, तो करुवकी। और करुवकी के संदर्भ में देखते हैं मदर ऑफ तीवर। करुवकी से अशोक का एक पुत्र होता है तीवर, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अदर डॉटर तो देखते हैं चारुमती, अपनी इस बेटी के साथ नेपाल जाएगा और खुद नेपाल में ललित पट्टन शहर बसाएगा, और चारुमती वहां पर एक शहर बसाएगी देवी पट्टनम, और चारुमती की शादी नेपाल के राजकुमार से होगी और वहीं वो बसेगी और बौद्ध धर्म को चारुमती अपनाएगी, ठीक है। फिर अदर डॉटर में आ गई है। अब सन में देखिए, अदर सन में कुणाल, दशरथ, जालौक, ये सब है। और बेटा और दूसरा देखें तो कुणाल भी है, दशरथ भी है। तो महेंद्र, तीवर, कुणाल, दशरथ, 4 बेटा आ गई। चारुमती, संघमित्रा, 2 बेटी का जिक्र आपका आया, ये चीजें। अब अशोक का मिनिस्टर कौन था? राधागुप्त, जो यातना शिविर का अधिकारी था, जो टॉर्चरिंग प्लेस होता था ना, ग्वांतानामो, उइगरों के लिए जो शिविर बनाया है ना चाइना ने, उइगर मुस्लिम्स को जो देता है ट्रेनिंग कह के यातना शिविर में, ऐसे ही समझिए, ठीक है ना। जैसे भारत में अफवाह उड़ा दी ना, डिटेंशन सेंटर बनेगा जी, डिटेंशन सेंटर, डिटेन किया जाएगा, तो ऐसे ही होता है। तो ध्यान रखिए, ग्वांतानामो अमेरिका का है, जहाँ पे सारे अलकायदा के बड़े बड़े डॉन को रख के हिसाब लगाया था, तो ये याद रखिएगा। तो मिनिस्टर जो था राधागुप्त, यातना शिविर टॉर्चरिंग सेंटर का था। जैसे हिटलर का ग्रीक एम्बेसडर इसके समय में डाइमेकस भारत आया, जिसे भेजा किसने था? तो ग्रीक किंग फिलाडेल्फस ने भेजा था, और जिसे टॉलमी सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनानी किंग था, और यूनान का राज मिस्र तक था, तो मिस्र के क्षेत्र का राजा था। वो जगह नहीं है, ऊपर लिखेंगे इसलिए वो अधूरा है। तो कुल मिलाकर के इन शॉर्टली टू अंडरस्टैंड, अशोक 41 वर्ष शासन किया, 4 वर्ष तक युद्ध अपने भाइयों से लड़ा, और विधिवत 269 में अपना राज अभिषेक किया। पॉइंट क्लियर? अशोक जो है
लोगों को बड़े कड़े दंड देता था। गर्म पानी खौलते पानी में बॉईल कर देना, तो तेल की कढ़ाई में डाल देना, बहुत जुल्म करता था जब वो युवराज था। तो समय के साथ बदलाव होगा, तो जितना क्रूएल था उतना ही सॉफ्ट होगा, वो आगे देखेंगे। अशोक की माँ का काम देख लिया, वाइफ का जिक्र हो गया, पुत्र के जिक्र हो गया, पुत्री का जिक्र हो गया। जो शादी किया था श्रीदेवी नाम की स्त्री से, उसके संदर्भ में देखें तो वो जिक्र आपका हो गया। और वो लव मैरिज था, विदिशा की कन्या थी, बौद्ध कन्या थी श्रीदेवी, तो ये जिक्र है। तो यहाँ तक आप तो समझ गए। अब इससे आगे की बात करें। इससे आगे की बात में संदर्भ ये देखें कि बेटा बेटी वगैरह ये सब रिश्ते नाते सारे हो गए। अब देखते हैं हम जो ग्रीक एम्बेसडर आया है उसके संदर्भ में, ऊपर से मिटाया जाए। ठीक है, तो बेटा इसके समय जो इसका काउंटर पार्ट ग्रीक यूनान का राजा था जिसका नाम था फिलाडेल्फस, और फिलाडेल्फस जो है वह इजिप्ट में शासन कर रहा है, क्योंकि यूनान के कई राज्य थे, तो इजिप्ट में शासन कर रहा है। और फिलाडेल्फस को ही टॉलमी सेकेंड कहा गया है, टॉलमी सेकेंड। तो उसी ने एक दूत भेजा था यूनानी इसके दरबार में जिसका नाम था डायनोसियस। तो डायनोसियस के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो आपने देख लिया। अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो अशोक के बारे में बहुत कुछ है, ये ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले 261 BC, वार ऑफ कलिंग। कलिंग मतलब ओडिशा, ठीक है।
अब जो मैंने लिखा है उसके ऊपर पढ़ देता हूं बेटा। इसके समय में यूनानी राजदूत डायनोसियस भारत आया, जिसे ग्रीक राजा फिलाडेल्फस उर्फ अलियास मतलब उर्फ टॉलेमी सेकंड ने भेजा था पाटलिपुत्र दरबार में। टॉलेमी इजिप्ट का राजा था। यूनान के राज्य बहुत दूर तक फैले थे रोमन एम्पायर की तरह, तो ये मिस्र वाले एरिया का राजा था। तो ये आया 261 बीसी, वार ऑफ कलिंग या बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग का युद्ध। कलिंग ओडिशा का पुराना नाम था। अपने विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उपरांत, आफ्टर द फॉर्मल कोरोनेशन 8 years आफ्टर, इन 9th year, 9वें वर्ष में, इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी स्रोत कहां से मिलती है? 13वां मेजर रॉक एडिक्ट, 13वां बृहत शिलालेख से, दैट फाउंड एट धौली एंड जौगढ़, पुरी डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। इसे 13वां अतिरिक्त शिलालेख भी कहते हैं। इस लड़ाई में एक तरफ अशोक और दूसरी तरफ कलिंग का नाबालिग राजा, माइनर नाबालिग राजा नंदराज। कॉज, इस युद्ध के पीछे कारण क्या था? अशोक क्या चाहता था? तो अशोक चाहता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह पे कब्जा, जो कलिंग के पास था, उस फॉरेस्ट एरिया पे कब्जा जहां बहुत हाथी थे, इसका इस्तेमाल करेगा। फिर दक्षिण भारत जाने का रास्ता और दक्षिण पूर्व एशिया पर व्यापार। तो ताम्रलिप्ति का मतलब ये हुआ। अब इसको समझिए, ये तो आप पढ़ लिए, समझिए बेटा जो मैंने लिखा है। ग्रीक एम्बेसडर कॉमन बात है, वॉर के बारे में समझिए, जैसा सवाल पूछेगा वैसा ही समझिए। कलिंग का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? नौ के लिए, नंदराज कलिंग का। कब लड़ा गया? यह खूब सवाल आता है। तो कब लड़ा गया ध्यान देंगे। 273 गद्दी पर आया, लेकिन विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक 269 में किया, और वहां से 8 वर्ष के उपरांत 9वें वर्ष में, जस्ट आफ्टर 8 years ऑफ फॉर्मल कोरोनेशन इन 9th year, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उपरांत 9वें वर्ष में युद्ध किया 261 में। युद्ध में क्या कारण थे युद्ध के? तो ताम्रलिप्ति कलिंग एक ऐसे जगह पर, जो आज भी देखिएगा तो कलिंग ऐसे जगह पे था जहां से दक्षिण भारत को जाने का रास्ता था। आप कहेंगे क्यों वेस्टर्न घाट से क्यों नहीं रास्ता था? तो बेटा वेस्टर्न घाट से कलिंग क्यों, दक्षिण भारत जाने से तकलीफ बहुत होगी। क्यों? सह्याद्री रेंज, घने पहाड़, घने जंगल, असंभव सा, और बहुत सारा रिस्क, खड़ी ढाल वाली पहाड़ी। अब पूरब में देखिए जो कलिंग एरिया है, वहां पे बड़े ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, हल्के फुल्के मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि है, जंगल जरूर है, पर तटीय प्रदेश फ्री है। तो दक्षिण भारत आराम से जा सकते हैं। एक तो पॉइंट ही। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। दक्षिण भारत में तो सारे माइंस थे ना उस जमाने में भी, तो उस पर कब्जा के लिए तो एक तो रास्ता चाहिए, तो कलिंग को चाहिए। ठीक वैसे ही बेटा कि राजस्थान को जीतना, गुजरात को जीतना क्यों जरूरी था? मुगलों के लिए, अकबर के लिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें गुजरात के तट पर पहुंचा करके पूरे पश्चिम के व्यापार से जोड़ेगा और मुगल को, समझ गया ना, कहां पहुंचा देगा। तो ये मायने हैं। तो बीच रास्ते में कलिंग था, तो कलिंग पर कब्जा का एक उद्देश्य दक्षिण भारत के मार्गों को खोल करके दक्षिण भारत तक अपनी पहुंच बनाना, पहला व्यापार वाणिज्य हो गया। दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को अपने कब्जे में लेने के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह को कब्जे में लेना अनिवार्य था। तो ये चीजें। तीसरा, यहाँ हाथी बहुत थे, ये चीजें, और वन, लकड़ियों के संदर्भ में। तो ये सब संसाधन भी थे और ये सब कारण भी थे। व्यापार, संसाधन, सब कुछ मिला के ये युद्ध लड़ा गया। और एक कहानी है कि बिंदुसार ने इसे मिला लिया था, लेकिन बाद में जाकर के ये विद्रोह करके अलग हो गया, तो फिर से मिलाना जरूरी हो गया। इस युद्ध का हमें वर्णन कहाँ मिलता है? तो 13वां इतिहासकार ने उनके अशोक के तमाम अभिलेखों को 1, 2, 3 करके सीरियल नंबर दिया है, और ऐसे ही पीलर एडिक्ट्स को भी सीरियल नंबर दिया है। तो जो 13वां मेजर रॉक एडिक्ट्स है, 13th, उसमें ये जिक्र है। ये रॉक एडिक्ट्स हमें 2 जगह से मिले हैं। एक
मतलब कलिंग, मतलब उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट, पूरी जहाँ जगन्नाथ बाबा का यात्रा कल देखिए शायद हो जाए, रिचुअल के तौर पर हो जाए, तो पूरी स्थित जौगढ़ और धौली नाम के दो जगह हैं, वहां पर ये हमें शिलालेख मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के संदर्भ में पता चलता है कि 1 लाख लोग युद्ध में मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए, और इतनी ही बड़ी संख्या में अशोक ने उस राज्य के गुलामों को लाकर पाटलिपुत्र यानी मगध में लाया और उसको अपने फैक्ट्री, काम वाम, संसाधन, सेना उना में लगा दिया। ये मतलब है। अब आइए अगला पॉइंट। कहते हैं इसी युद्ध के दरमियान करुवकी नाम की लड़की से परिचित हुआ और करुवकी को भी युद्ध में जीता तो लेकर आया, तो वही करुवकी कारुवकी या करुवकी कहलाई। पिक्चर देखा था ना, अशोक आया था जिसमें शाहरुख खान और करीना कपूर थी, तो करीना कपूर करुवकी के ही रोल में थी, तो ये कहने का मतलब है करुवकी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब अगले पॉइंट पर आइए। ये करुवकी जो है ना, आगे चल करके देखिएगा कि कुणाल जो है अशोक का बेटा था, अशोक का एक एज भी हो गया था, तो क्या कहते हैं, करुवकी यंग थी और हस्बैंड अशोक थोड़ा एज्ड था, तो कुणाल जो है बेटा बहुत सुंदर था अशोक का दूसरी वाइफ से। तो कहते हैं एक प्रसंग है, बहुत सारी कहानियां हैं, प्रसंग है कि करुवकी ने कुणाल से प्रणय निवेदन किया, प्रेम के लिए कहा। कुणाल ने इसे अस्वीकार कर दिया कि आप मेरी माँ तुल्य हैं वगैरह वगैरह जो भी है, अस्वीकार कर दिया। तो ये उसे बहुत बुरा लगा और उसे ये डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अशोक को जाके कह दे राजा को, तो हमें मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए उसने खुद चुगली कर दी अशोक से, अपने पति से, कि जो कुणाल है ना हमारे ऊपर कुदृष्टि रखता है, यानी अच्छी नज़र नहीं रखता, कुदृष्टि, बुरी नज़र रखता है। अशोक ने अपने इस पुत्र को आंखें निकलवा दिया, कुणाल को। उसका नाम ही कुणाल इसलिए रखा गया था कि इसकी पक्षी जो है कुणाल पक्षी के आंख की तरह था, इसकी आंखें, कुणाल पक्षी होता है उसकी आंख की तरह था, इसलिए कुणाल नाम। लेकिन वो अंधा हो गया, बाद में बौद्ध भिक्षु हो गया, लेकिन बाद में शासन भी करेगा, शासन भी करता है ये चीज़ें। तो जैसे आज देखिए आदित्य योगी जी भिक्षु ही है ना, शासन कर रहे हैं ना, तो कोई भी चीज़ नया नहीं आया है, तो ये ध्यान में रखेंगे, हर चीज़ रिपीट होता है। तो ये संदर्भ, ठीक है ना। अब अगले पॉइंट पर आ जाइए, तो हम देखते हैं तो करुवकी को युद्ध में जीता था, ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है अशोक के समय। बेटा इस चीज को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी टीजीटी पीजीटी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है क्या। तो अशोक के समय 273 से लेकर 232 बीसी के बीच में, इस 41 साल में 3 बार टोटल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था, ठीक है। वो 3 बार जो सूर्य ग्रहण लगा था, तो एक लगा था आपका जो कलिंग का युद्ध चल रहा है उससे पहले, यानी 266 बीसी के आसपास,
एक 253 के आसपास और एक 235 के आसपास लगा था, पर उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन 3 बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा अशोक के समय में। और ये बात कहाँ जिक्र हो रहा है, तो अकबर के समय में अबुल फजल जो कोर्ट हिस्टोरियन है, जो अकबर के ऊपर किताब लिखता है अकबरनामा, और उसी का जो सेकंड वॉल्यूम है जिसका नाम है आइन ए अकबरी, उसका तीसरा भी जिल्द है। तो आइन ए अकबरी कहीं तीसरी जिल्द के ही तौर पे भी दे देता है। तो आइन ए अकबरी में ये है, यूपीएससी 1997 में यही क्वेश्चन पूछा था कि अशोक के समय 3 सूर्य ग्रहण लगे थे, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगे थे, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आइन ए अकबरी में मिलता है, जो अबुल फजल ने लिखा। तो याद रखिएगा बेटा, सवाल का ट्रिक समझिए कि कैसे आता है। चलिए, तो ये समझ गए। और इसके साथ ही आज के संदर्भ में हम क्लास को फिनिश्ड करते हैं, ठीक है। और कल मौर्य पीरियड खत्म हो जाएगा। मौर्य खत्म होते ही हम लोग जो है आ जाएंगे शुंग वंश पे। शुंग के बाद कन्व होगा। शुंग और कन्व दोनों मिलके 20 मिनट का ही है, 20 मिनट काफी है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 3 शातवाहन, कुषाण और संगम हम लोग कर चुके हैं। तो सातवाहन और कुषाण दोनों हाफ आवर का है। तो कल पूरा जो है वहां तक आ जाएंगे, ठीक है। कल ये, परसों वो, और तरसों जो है हम गुप्त काल पे आ जाएंगे। तो यहाँ से बुधवार तक हम लोग गुप्त काल को क्लियर कर लेंगे और उसके बाद एक हर्षवर्धन बच जाएगा। तो अगले मंडे को हर्षवर्धन क्लियर करके एंशियंट इंडिया से हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो अगले मंडे एंशियंट इंडिया से हम लोग फ्री हो रहे हैं, तो मिडाइवल इंडिया में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही बेटा रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, ओके।